नमस्कार दोस्तों। अब हम विटगेन्स्टाइन के बाद के दर्शन में प्रवेश करते हैं। ये वही मोड़ है जहां वो ट्रैक्टेटस को खुद तोड़ देता है। अगर ट्रैक्टेटस में विटगेन्स्टाइन ने कहा का भाषा की एक सख्त सीमा है और जो कहा नहीं जा सकता उसके बारे में चुप रहना चाहिए, तो इस किताब में वो खुद से कहता है, मैं गलत रास्ते पर था। ये किताब किसी सिद्धांत की तरह नहीं लिखी। ये सवालों, उदाहरणों और टूटे हुए विचारों की किताब है, क्योंकि अब विटगेन्स्टाइन मानता है, सोच सीधी रेखा में नहीं चलती। इस किताब का नाम है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस और इसे लिखा है लुडविग विटगेन्स्टाइन ने अपने जीवन के अंतिम दौर में। ये किताब ट्रैक्टेटस का सीक्वल नहीं है, ये ट्रैक्टेटस की वापसी है। विटगेन्स्टाइन अब भाषा को किसी तर्कशुद्ध संरचना की तरह नहीं देखता। अब वो कहता है, भाषा कोई गणित नहीं है, भाषा एक गतिविधि है। वो कहता है, शब्दों का अर्थ किसी वस्तु में नहीं होता, शब्दों का अर्थ उनके इस्तेमाल में होता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले भाषा दुनिया की तस्वीर थी, अब भाषा जीवन का हिस्सा है। विटगेन्स्टाइन इसे कहता है लैंग्वेज गेम्स। वो कहता है, हम बोलते नहीं, हम खेलते हैं। आदेश देना, विनती करना, धमकी देना, मजाक करना, प्रार्थना करना, गिनती करना, ये सब अलग अलग लैंग्वेज गेम्स हैं और हर खेल के अपने नियम होते हैं। विटगेन्स्टाइन कहता है, एक शब्द एक ही अर्थ हर जगह नहीं रखता, एक शब्द अलग अलग खेलों में अलग काम करता है। अब वो दर्शन की सबसे पुरानी भूल दिखाता है। हम एक खेल के नियम दूसरे खेल पर लागू कर देते हैं और फिर उलझन पैदा होती है। उदाहरण के लिए हम पूछते हैं, अर्थ क्या है? विटगेन्स्टाइन कहता है, ये वैसा ही सवाल है जैसे पूछना खेल का मतलब क्या है। कोई एक जवाब नहीं, क्योंकि खेल एक गतिविधि है। अब वो मीनिंग की जगह यूज को रख देता है। शब्द किसी चीज की लेबल नहीं है, शब्द काम करने का तरीका है। अब विटगेन्स्टाइन एक और खतरनाक धारणा तोड़ता है, प्राइवेट लैंग्वेज। वो पूछता है, क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो सिर्फ मैं समझूं, जिसे कोई और कभी जांच ही ना सके? विटगेन्स्टाइन कहता है, नहीं, क्योंकि भाषा नियम मांगती है और नियम निजी नहीं होते। अगर कोई शब्द सिर्फ मुझे समझ आता है तो मैं ये भी तय नहीं कर सकता कि मैं उसे सही इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं। इसलिए दर्द, भावना, अनुभव, ये भी सिर्फ अंदर की चीजें नहीं, ये जीवन के रूप हैं। अब विटगेन्स्टाइन दर्शन का काम फिर से बदल देता है। वो कहता है, दर्शन का काम सिद्धांत बनाना नहीं, दर्शन का काम उलझन सुलझाना है। दर्शन एक इलाज है, भाषा से पैदा हुई बीमारियों का। अब वो दर्शन को नीचे उतार देता है। कोई गहराई नहीं, कोई छुपा हुआ सत्य नहीं, बस जो सामने है उसे देखो। विटगेन्स्टाइन कहता है, मत सोचो, देखो। यही फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस का दिल है। ये किताब आपको जवाब नहीं देती, ये आपकी आदत बदल देती है। विटगेन्स्टाइन अब ये मान लेता है कि दर्शन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम हर चीज के पीछे एक छुपा हुआ सार, एसेंस ढूंढते रहे। हम ये मानते रहे कि हर शब्द के पीछे कोई एक निश्चित अर्थ छिपा है, कोई वस्तु, कोई मानसिक चित्र, कोई परिभाषा। लेकिन वो कहता है कि ये धारणा ही भ्रम की जड़ है। शब्दों के पीछे कोई एक सार नहीं होता, बल्कि शब्द जिस तरह जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं वही उनका अर्थ होता है। भाषा किसी अदृश्य संरचना से नहीं चलती, भाषा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में जमी हुई होती है। वो लैंग्वेज गेम्स की धारणा को और आगे बढ़ाता है और कहता है कि बोलना कोई तटस्थ काम नहीं है, बोलना किसी खेल में भाग लेने जैसा है। जब हम आदेश देते हैं, सवाल पूछते हैं, माफी मांगते हैं, मजाक करते हैं या कहानी सुनाते हैं, तो हम अलग अलग खेल खेल रहे होते हैं। हर खेल के अपने नियम होते हैं और उन नियमों को बाहर से नहीं बल्कि अभ्यास से सीखा जाता है। कोई बच्चा भाषा शब्दकोश पढ़कर नहीं सीखता, वो भाषा खेल कर सीखता है। वो देखता है कि लोग किस मौके पर कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे उसी अभ्यास में शामिल हो जाता है। विटगेन्स्टाइन यहाँ ये स्पष्ट करता है कि दर्शन अक्सर एक खेल के नियम दूसरे खेल पर लागू कर देता है। हम वैज्ञानिक भाषा के नियमों से नैतिक भाषा को समझने की कोशिश करते हैं या मानसिक अनुभवों को भौतिक वस्तुओं की तरह परिभाषित करना चाहते हैं। यहीं से समस्या पैदा होती है। जब हम पूछते हैं अर्थ क्या है, मन क्या है, चेतना क्या है, तो हम मान लेते हैं कि इन सवालों का भी कोई एक निश्चित उत्तर होगा, जैसे किसी वस्तु का वजन या आकार होता है। लेकिन ये सवाल उसी तरह हैं जैसे कोई पूछे कि खेल का असली मतलब क्या है। खेल का कोई एक मतलब नहीं होता, खेल अलग अलग गतिविधियों का समूह होता है। यहाँ विटगेन्स्टाइन फैमिली रिजेम्बलेंस की धारणा लाता है। वो कहता है कि जैसे परिवार के सदस्यों में कोई एक समान गुण नहीं होता जो सब में पाया जाए, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक परिवार कहते हैं, वैसे ही शब्दों के अर्थ भी होते हैं। किसी शब्द के सभी प्रयोगों में कोई एक साझा सार नहीं होता, बल्कि आपस में जुड़ी हुई समानताएं होती हैं।
अर्थ किसी केंद्र में बंद नहीं होता, वो फैलाव में होता है। यही कारण है कि भाषा इतनी लचीली है और फिर भी काम करती है। अब वो प्राइवेट लैंग्वेज के विचार पर लौटता है और इसे पूरी तरह तोड़ देता है। वो पूछता है कि क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जिसे सिर्फ एक व्यक्ति समझे, जो पूरी तरह अंदर की हो और जिसे कोई दूसरा कभी जांच ना सके। पहली नज़र में ये संभव लगता है क्योंकि दर्द, भावना और अनुभव तो निजी लगते हैं, लेकिन विटकिंस्टाइन कहता है कि भाषा का मतलब ही नियमों से है और नियम तभी नियम होते हैं जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनाया जा सके। अगर कोई शब्द सिर्फ मेरे लिए है तो मैं खुद भी ये तय नहीं कर सकता कि मैं उसे सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, इसलिए पूरी तरह निजी भाषा असंभव है। यहाँ वो ये भी दिखाता है कि दर्द जैसे अनुभव सिर्फ अंदर की घटनाएं नहीं है। दर्द हमारे व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और जीवन के तरीकों में दिखाई देता है। बच्चा दर्द शब्द का अर्थ किसी अंदर झांकने से नहीं सीखता, वो उसे जीवन में इस्तेमाल होते देखकर सीखता है। इस तरह विटकिंस्टाइन मन और भाषा को अलग करने की कोशिशों को खारिज कर देता है। मन कोई छुपी हुई जगह नहीं है, वो हमारे जीवन के तरीकों में प्रकट होता है। अब दर्शन की भूमिका फिर बदल जाती है। विटकिंस्टाइन कहता है कि दर्शन का काम सिद्धांत बनाना नहीं है, ना ही दुनिया के बारे में नई खोज करना है। दर्शन का काम उन उलझनों को सुलझाना है जो भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा होती हैं। दर्शन एक तरह की थेरेपी है, इलाज है, जो सोच को उसकी आदतों से बाहर निकालता है। दार्शनिक समस्याएं गहरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वे रहस्यमय हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भाषा के जाल में फंस जाते हैं। वो जोर देकर कहता है कि दर्शन को ऊपर उठने की जरूरत नहीं है, कोई हिडन डेप्थ नहीं है, कोई गुप्त सच नहीं है, सब कुछ सामने है, हमें बस देखने की आदत बदलनी है। इसलिए वो कहता है, मत सोचो, देखो। चीज़ों को उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में देखो और दार्शनिक भ्रम अपने आप ढीले पड़ने लगेंगे। यही फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस का स्वर पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। ये किताब किसी एक निष्कर्ष पर नहीं ले जाती, बल्कि सोचने की शैली बदल देती है। ये हमें सिखाती नहीं कि क्या मानना है, बल्कि ये दिखाती है कि हम किस तरह उलझते हैं। ये दर्शन को आकाश से ज़मीन पर उतार देती है, जीवन के बीच में रख देती है, जहाँ भाषा बोलने वालों के साथ जीती है। विटगिंस्टाइन अब उस बिंदु पर आता है जहां फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली हो जाती है। यहां वो दिखाता है कि दर्शन की उलझनें इसलिए नहीं टिकती क्योंकि सवाल गहरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम कुछ आदतों को छोड़ने से डरते हैं। इनमें सबसे बड़ी आदत है ये मानना कि नियम किसी अंदर छुपी हुई चीज से चलते हैं, जैसे कोई मानसिक निर्देश या निजी समझ। विटगिंस्टाइन इस धारणा को धीरे धीरे खोलता है और फिर पूरी तरह गिरा देता है। वो रूल फॉलोइंग की समस्या उठाता है। सवाल यह है कि जब हम किसी नियम का पालन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम उसे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि 2 जोड़ने का नियम है और आप 2 जोड़ते जाते हैं। अब सवाल यह है कि आगे भी 2 ही जोड़ना है, ये कैसे तय होगा? क्या हमारे दिमाग में कोई स्पष्ट निर्देश मौजूद है जो हमें हर बार सही रास्ता दिखाता है? विटगिंस्टाइन कहता है नहीं, कोई भी मानसिक चित्र या निर्देश अपने आप में नियम को तय नहीं कर सकता, क्योंकि उस चित्र की भी व्याख्या करनी पड़ेगी और फिर उस व्याख्या के लिए भी एक नियम चाहिए होगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। यही वो कहता है कि नियम का पालन कोई निजी मानसिक प्रक्रिया नहीं है। नियम का पालन एक अभ्यास है, एक सामाजिक गतिविधि है। हम ये नहीं कहते कि कोई नियम सही फॉलो कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ खास चल रहा है। हम ये कहते हैं क्योंकि उसका व्यवहार उस नियम से मेल खाता है जैसा हम जीवन में उसे समझते हैं। नियम को समझना कोई अंदर झांकने की बात नहीं है, ये दुनिया में भाग लेने की बात है। इस बिंदु पर विटगिंस्टाइन ये दिखाता है कि दर्शन अक्सर एक काल्पनिक गहराई बना लेता है। हम मान लेते हैं कि अर्थ, समझ और नियम कहीं भीतर छुपे हैं और हमें उन्हें खोद कर निकालना है, लेकिन वो कहता है कि ये खुद एक भ्रम है। अर्थ बाहर है, इस्तेमाल में है, जीवन के तरीकों में है। अगर आप ये मान लेते हैं कि अर्थ किसी अंदरूनी चीज में बंद है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा पूछते रहेंगे कि क्या मैं सच में सही समझ रहा हूं। अब वो दर्शन की पुरानी आदत पर चोट करता है जिसे वो एसेंशियलिज्म कहता है। हम ये मानते हैं कि हर चीज का एक सार होना चाहिए, कोई ऐसी परिभाषा जो हर हाल में लागू हो। लेकिन विटगिंस्टाइन कहता है कि भाषा ऐसे नहीं चलती। हम खेल शब्द को खेलों के एक परिवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, भाषा शब्द को भाषा के अलग अलग प्रयोगों के लिए और मन शब्द को अनुभवों, व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं के पूरे जाल के लिए। हम एक ही शब्द को अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं और फिर भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसके पीछे कोई एक छुपा हुआ अर्थ होना चाहिए। वो बार बार ये दोहराता है कि दर्शन का काम नहीं खोज करना नहीं है, विज्ञान की तरह समझना ही सबसे बड़ी भूल है। विज्ञान तथ्यों को खोजता है, दर्शन तथ्यों को नहीं छूता। दर्शन हमारी भाषा के इस्तेमाल को साफ करता है। ये एक तरह की हाउसकीपिंग है, जहां हम अपने विचारों के कमरे से फालतू फर्नीचर बाहर निकालते हैं ताकि हम ठीक से चल सके। विटगिंस्टाइन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करता है। ट्रैक्टेटस में जहां उसने कहा था कि दर्शन की सीमा पर हमें चुप हो जाना चाहिए, यहाँ वो कहता है कि हमें चुप कराने वाली चीज रहस्य नहीं है, बल्कि गलत तस्वीरें हैं। जब गलत तस्वीर हट जाती है तो सवाल खुद गिर जाता है, समस्या हल नहीं होती, समस्या गायब हो जाती है। वो ये भी दिखाता है कि दार्शनिक
उलझनें अक्सर तब पैदा होती हैं जब हम शब्दों को उनके प्राकृतिक घर से बाहर खींच लाते हैं। हम शब्दों को प्रयोगशाला में ले जाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन शब्द सड़क पर, बातचीत में, जीवन में काम करते हैं। उन्हें वहीं देखो। यही कारण है कि विटगेन्स्टाइन कहता है कि दर्शन को उदाहरणों की जरूरत होती है, सिद्धांतों की नहीं। इस हिस्से में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरह ये साफ कर देती है कि दर्शन कोई ऊंची इमारत नहीं है जिसे बनाया जाए, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलते चलते हम अपने बोझ उतारते जाते हैं। ये किताब आपको किसी अंतिम सत्य तक नहीं ले जाती, ये आपको उस आदत से बाहर निकालती है जिसमें आप हर चीज को परिभाषा और सिद्धांत में बांधना चाहते हैं। अब आगे विटगेन्स्टाइन और भी गहराई से दिखाएगा कि चेतना, सोच और समझ जैसी चीजें किसी छुपे हुए तंत्र की तरह नहीं है, बल्कि जीवन के खुले पैटर्न है। यहां से ये यात्रा और ज्यादा जमीन से जुड़ी हो जाएगी और दर्शन लगभग रोजमर्रा की बातचीत में बदल जाएगा। विटगेन्स्टाइन अब और भी जमीन पर उतर आता है और चेतना, समझ और सोच को किसी छुपे हुए तंत्र की तरह देखने की आदत पर सीधा वार करता है। वो दिखाता है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि समझना कोई अंदर होने वाली घटना है, जैसे दिमाग में अचानक कोई बल्ब जल गया हो। लेकिन वो पूछता है कि अगर ऐसा है तो हम ये कैसे पहचानते हैं कि कोई समझ गया है? क्या हम उसके दिमाग के भीतर झांकते हैं या उसके व्यवहार को देखते हैं? रोजमर्रा के जीवन में हम किसी को तब समझा हुआ मानते हैं जब वो सही तरह से काम कर पाता है, सही प्रतिक्रिया देता है, आगे बढ़ पाता है। समझ कोई गुप्त अनुभव नहीं है, ये जीवन में दिखाई देने वाला कौशल है। यही वो मानसिक अवस्थाओं की भाषा पर आता है। हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, मुझे याद है, मुझे दर्द है, मुझे विश्वास है। दर्शन अक्सर इन वाक्यों को पकड़कर पूछता है कि इनके पीछे कौन सी मानसिक वस्तु है। विटगेन्स्टाइन कहता है कि यही गलत मोड़ है। इन वाक्यों का काम किसी अंदरूनी वस्तु का नाम लेना नहीं है, इनका काम हमारे जीवन में एक भूमिका निभाना है। जब कोई कहता है मुझे दर्द है, तो वो किसी निजी वस्तु की रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो एक स्थिति में खड़ा है, एक प्रतिक्रिया मांग रहा है, एक तरह का व्यवहार कर रहा है। इन शब्दों का अर्थ उस खेल में है जिसमें वे बोले जाते हैं। अब वो फिर से निजी भाषा के भ्रम को अलग रोशनी में दिखाता है। अगर दर्द पूरी तरह निजी होता तो हम ये भी नहीं सिखा पाते कि दर्द शब्द का इस्तेमाल कब करना है। लेकिन बच्चा दर्द शब्द तब सीखता है जब वो गिरता है, रोता है और बड़े लोग उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हैं। शब्द व्यवहार से जुड़ा है, न कि किसी अंदरूनी वस्तु से। इसीलिए मन कोई छुपा हुआ कमरा नहीं है, मन हमारे जीवन के खुले पैटर्न में दिखाई देता है। विटगेन्स्टाइन यहाँ ये भी दिखाता है कि दर्शन क्यों बार बार खुद को दोहराता है, क्योंकि हम एक ही तस्वीर को पकड़े रहते हैं और हर सवाल उसी तस्वीर के भीतर पूछते हैं। हम मान लेते हैं कि हर शब्द किसी वस्तु की ओर इशारा करता है, कि हर नियम किसी मानसिक निर्देश से चलता है, कि हर समझ किसी निजी अनुभव में बंद है। जब तक ये तस्वीर नहीं टूटती तब तक सवाल चलते रहते हैं। दर्शन का काम इन तस्वीरों को बदलना है, न कि उनके भीतर जवाब खोजना। वो उदाहरणों के जरिए ये सिखाता है कि भाषा का कोई एक केंद्र नहीं है, शब्दों का नेटवर्क है, गतिविधियों का जाल है जिसमें अर्थ बनता है। कोई शब्द अकेला खड़ा होकर अर्थ नहीं देता, अर्थ संबंधों से पैदा होता है, इस्तेमाल से पैदा होता है। यही वजह है कि भाषा स्थिर नहीं है फिर भी काम करती है। यही वजह है कि हम बिना किसी सख्त परिभाषा के भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब वो ये भी साफ करता है कि फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस कोई प्रणाली नहीं बनाना चाहती। ये किताब आपको एक ढांचा नहीं देती जिसे आप हर जगह लागू करें। ये आपको उदाहरण देती है, आपको देखने की आदत सिखाती है। विटगेन्स्टाइन बार बार कहता है कि दार्शनिक समस्या का समाधान किसी नए कथन में नहीं होता, समाधान देखने के तरीके में होता है। जब आप सही जगह देखते हैं तो समस्या घुल जाती है। यहाँ दर्शन और जीवन के बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। अब दर्शन कोई ऊंचा विषय नहीं रह जाता, ये रोजमर्रा की भाषा की सावधानी बन जाता है। कैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कब हम भ्रम पैदा करते हैं, कब हम गलत तुलना कर लेते हैं। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस आपको यही सिखाती है कि सावधान रहो, शब्दों को उनके घर में रहने दो, उन्हें गलत जगह मत ले जाओ। इस बिंदु पर विटगेन्स्टाइन का स्वर पूरी तरह अलग हो चुका है। अब कोई घोषणा नहीं है, कोई अंतिम वाक्य नहीं है, बस एक लगातार अभ्यास है जिसमें आप अपनी आदतों को पहचानते हैं और छोड़ते जाते हैं। दर्शन अब किसी पहाड़ की चोटी नहीं है, ये एक रास्ता है जिस पर चलते हुए बोझ उतरता जाता है। आगे ये यात्रा और भी शांत हो जाएगी। अब विटगेन्स्टाइन दिखाएगा कि कैसे दर्शन हमें गलत उम्मीदें देता है और कैसे उन उम्मीदों को छोड़ना ही स्पष्टता की शुरुआत है। यहाँ से फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस लगभग मौन की ओर नहीं बल्कि साधारण जीवन की ओर बढ़ती है, जहाँ चीजें जैसी हैं वैसी ही पर्याप्त हो जाती हैं। विटगेन्स्टाइन अब उस बिंदु पर आता है जहां वो ये दिखाना चाहता है कि दर्शन हमें क्यों बार बार गलत उम्मीदें देता है। हम ये मान लेते हैं कि हर सवाल का कोई गहरा उत्तर होगा, कोई छुपा हुआ तंत्र होगा, कोई अंतिम स्पष्टीकरण होगा जो सब कुछ साफ कर देगा। लेकिन वो कहता है कि ये उम्मीद ही समस्या है। हम दर्शन से वो मांग रहे हैं जो वो दे ही नहीं सकता। दर्शन कोई मशीन नहीं है जो रहस्य उगल दे। दर्शन एक दर्पण है जो हमारी उलझी हुई आदतें दिखाता है। वो ये स्पष्ट करता है कि जब हम कहते हैं कि हमें किसी चीज का सही अर्थ चाहिए, तो अक्सर हम एक आदर्श तस्वीर के पीछे भाग रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि भाषा पूरी तरह साफ हो, बिल्कुल गणित की तरह, जहां कोई धुंधलापन ना हो। लेकिन विटगेन्स्टाइन कहता है कि ये इच्छा ही भाषा को गलत समझने से आती है। भाषा का काम अस्पष्टता को पूरी तरह खत्म करना नहीं है,
भाषा का काम जीवन में काम करना है, और जीवन खुद कभी पूरी तरह साफ नहीं होता। अब वो सर्टेनिटी और डाउट की आदतों पर बात करता है। वो दिखाता है कि हम हर चीज पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि शक भी किसी जमीन पर खड़ा होता है। अगर हम हर नियम, हर शब्द और हर अर्थ पर सवाल उठाते रहें तो सवाल पूछना भी असंभव हो जाएगा। इसलिए समझ हमेशा किसी अभ्यास पर टिकी होती है, किसी साझा जीवन रूप पर। हम बोलते हैं, समझते हैं और काम करते हैं क्योंकि हम एक जीवन साझा करते हैं, न कि इसलिए कि हमारे पास कोई परफेक्ट परिभाषा है। विटगेन्स्टाइन यहाँ ये भी दिखाता है कि दर्शन क्यों अक्सर रोजमर्रा की चीजों को अजीब बना देता है। हम साधारण शब्दों को पकड़ते हैं और उन्हें असाधारण समस्या बना देते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि समय क्या है, मन क्या है, अर्थ क्या है, और फिर मान लेते हैं कि इन सवालों के जवाब किसी छुपी हुई दुनिया में होंगे। लेकिन वो कहता है कि अगर आप इन शब्दों को उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल में वापस ले जाएं, तो सवाल अपनी पकड़ खो देता है। समस्या का समाधान किसी गहराई में नहीं बल्कि सतह पर होता है। अब विटगेन्स्टाइन दर्शन के लक्ष्य को बहुत साफ शब्दों में रखता है। वो कहता है कि दर्शन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, बल्कि ये है कि हम सही जगह रुकना सीखें। दर्शन हमें ये सिखाता है कि कहाँ सवाल पूछना बंद करना है। ये रुकना हार नहीं है, ये स्पष्टता है। जब हम गलत सवाल छोड़ देते हैं तो सही जीवन अपने आप सामने आ जाता है। वो ये भी बताता है कि फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ती। ये किताब जानबूझकर टुकड़ों में है, उदाहरणों में है, सवालों में है, क्योंकि जीवन खुद ऐसा ही है। सोच किसी सीधी सड़क पर नहीं चलती। हम अलग अलग जगह अटकते हैं, वापस लौटते हैं, तुलना करते हैं और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करते हैं। ये किताब उसी प्रक्रिया का अभ्यास है। अब विटगेन्स्टाइन ये मान लेता है कि दर्शन की भाषा कभी पूरी तरह बंद नहीं हो सकती, लेकिन उसका शोर कम किया जा सकता है। हम शब्दों से लड़ना छोड़ सकते हैं, उनसे चिपकना छोड़ सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि कुछ भ्रम बार बार लौटेंगे और हमें हर बार उन्हें पहचानना होगा। दर्शन कोई स्थायी समाधान नहीं देता, ये एक सतत सावधानी है। यहाँ फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस लगभग रोजमर्रा की समझ में बदल जाती है। अब कोई ऊंचा मंच नहीं है, कोई दार्शनिक मुद्रा नहीं है। सिर्फ ये अभ्यास है कि हम देखें कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किस संदर्भ में कह रहे हैं। जब ये अभ्यास आ जाता है तो बहुत सी दार्शनिक समस्याएं अपने आप बिखर जाती हैं। अब आगे विटगेन्स्टाइन इस यात्रा को और शांत तरीके से समेटेगा। वो दिखाएगा कि दर्शन का अंत किसी रहस्य में नहीं बल्कि संतोष में होता है। ये संतोष किसी उत्तर से नहीं आता, बल्कि उस स्थिति से आता है जहां हमें और खोदने की जरूरत महसूस नहीं होती। अगला हिस्सा इसी बिंदु को और साफ करेगा, जहां दर्शन लगभग पीछे हट जाता है और जीवन बिना सिद्धांतों के आगे बढ़ता है। विटगेन्स्टाइन अब पूरी तरह पीछे हट जाता है। इस बिंदु पर वो किसी नए विचार को आगे नहीं बढ़ाता, किसी सिद्धांत को अंतिम रूप नहीं देता, किसी निष्कर्ष पर जोर नहीं देता। वो ये स्वीकार कर लेता है कि दर्शन का काम पूरा तब होता है जब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही महसूस ना हो। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस का अंत किसी उत्तर से नहीं बल्कि एक स्थिति से होता है। उस स्थिति से जहां सवाल अपनी पकड़ खो देते हैं और सोच शांत हो जाती है। वो कहता है कि दर्शन हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया कैसी है। दर्शन हमें ये सिखाता है कि हम दुनिया को किस तरह देखने के आदी हो गए हैं। जब ये आदत दिखने लगती है तो बहुत सी उलझनें अपने आप गिर जाती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हम जिन समस्याओं को गहरा मान रहे थे वे अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई तस्वीरों से पैदा हुई थीं। जैसे ही तस्वीर बदलती है, समस्या गायब हो जाती है। उसे हल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो टिक ही नहीं पाती। विटगेन्स्टाइन यहाँ ये भी स्पष्ट करता है कि दर्शन का उद्देश्य हमें असाधारण बनने के लिए प्रेरित करना नहीं है। दर्शन हमें साधारण में लौटाता है। वो हमें ये सिखाता है कि जो हमारे सामने है वही पर्याप्त है। भाषा कोई रहस्यमय संरचना नहीं है, वो हमारा जीवन है। सोच कोई छुपी हुई प्रक्रिया नहीं है, वो हमारे व्यवहार में दिखती है। समझ कोई निजी घटना नहीं है, वो साझा अभ्यास है। जब ये स्पष्टता आ जाती है तो दर्शन को ऊंचाई से नीचे उतरना पड़ता है। अब वो ये मान लेता है कि कुछ भ्रम बार बार लौटेंगे। दर्शन कोई स्थायी इलाज नहीं है जो एक बार में सब कुछ ठीक कर दे। ये एक तरह की सावधानी है, एक अभ्यास है जिसमें हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि शब्दों को उनके काम से बाहर मत खींचो, सवालों को उनकी जमीन से मत उखाड़ो। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस हमें यही अभ्यास सिखाती है। ये कोई किताब नहीं है जिसे खत्म करके रख दिया जाए, ये एक दृष्टि है जिसे बार बार अपनाया जाता है। वो अंत में ये भी दिखाता है कि दर्शन की सबसे बड़ी ईमानदारी यही है कि वो खुद को सीमित मान ले। दर्शन तब खतरनाक हो जाता है जब वो खुद को जीवन का मार्गदर्शक समझने लगे। लेकिन जब दर्शन ये स्वीकार कर लेता है कि उसका काम सिर्फ उलझन को साफ करना है, तब वो उपयोगी बनता है। तब दर्शन जीवन के ऊपर नहीं बैठता, वो जीवन के साथ चलता है। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस यहीं आकर शांत हो जाती है। कोई अंतिम वाक्य नहीं है जो सब कुछ समेट ले।
कोई सिद्धांत नहीं है जिसे याद किया जाए, बस ये एहसास बचता है कि बहुत सी समस्याएं इसलिए भारी लगती थीं क्योंकि हम गलत जगह देख रहे थे। जब देखने का तरीका बदलता है तो दुनिया नहीं बदलती, लेकिन हमारा बोझ उतर जाता है। विटगेन्स्टाइन हमें यहीं छोड़ देता है, किसी आदेश के साथ नहीं, किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक बदली हुई आदत के साथ। अब हम शब्दों से लड़ते नहीं, उनसे उम्मीदें नहीं बांधते, उन्हें जीवन से अलग नहीं करते। अब हम देखते हैं कि भाषा कैसे काम करती है और वहीं रुक जाते हैं। यही फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस का अंत है, एक ऐसा अंत जो दरअसल कोई अंत नहीं है, बल्कि उस बिंदु की पहचान है जहां दर्शन चुप हो जाता है और जीवन बिना किसी दार्शनिक दबाव के आगे बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा सा भी नई दिशा दे पाया, अगर ये किताब आपको ये एहसास दिला पाई कि सब कुछ सामने है, बस देखने की आदत बदलनी होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ समर्थन नहीं, ये इस बात की स्वीकृति है कि आप सोचने के लिए रुके। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किताबें, ऐसे ही विचार और ऐसे ही शांत लेकिन गहरे दार्शनिक सफर, तो माई गैलेक्सी टूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माई गैलेक्सी टूर पर हम जवाब नहीं देते, हम देखने की आदत बदलते हैं। धन्यवाद माई गैलेक्सी टूर के साथ इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।